द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा जो कि यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का है दिसंबर 2023 का। क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक। ये लेक्चर 61 से 65 नंबर क्वेश्चंस तक होगा और इस सीरीज में ये 13th नंबर लेक्चर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंसस। सेंसस का इनमें से कौन सा कंपोनेंट है। तो आपको याद होगा कि ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था दिसंबर 2023 में, उसके पहले भी मैंने सेंसस के 2 या 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए थे और उस लेक्चर में मैंने इसको डिफाइन भी किया था और वहीं से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्लीट एनुमरेशन, कलेक्शन, कंपाइलेशन, प्रिंटिंग एंड डिसेमिनेशन। तो जो सेंसस का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट मतलब प्रिंटिंग को छोड़ करके ये सभी करता है। तो ए, बी, सी और ई ये सभी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, ई। ये सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो सेंसस है, सेंसस क्या करता है? सेंसस प्रोवाइड्स ए स्नैपशॉट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड हाउसिंग एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में सेंसस पॉपुलेशन के स्नैपशॉट को बताता है। और ये वर्ड कहां से आया है? सेंसियर वर्ड से आया है। ये वर्ड सेंसियर वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू एक्सेस और टू estimate. The word census comes from the Latin word censere that means to assess or to estimate. ये भी क्वेश्चन मतलब इसके पहले के जो शायद जून 2023 में ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। तो ये इंफॉर्मेशन है, सेंसस का इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर, which one of the following is not considered as main function of geographical information system GIS। इसके पहले के जो मैंने वीडियो किया है उसमें भी GIS से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पर भी GIS से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा गया है कि ये इसमें से कौन सा कंसिडर नहीं किया जाएगा जो कि मेन फंक्शन GIS का नहीं होता है। तो GIS का जो मेन फंक्शन है वो क्वेरी होता है। क्वेरी मतलब कि जिस किसी एट्रीब्यूटेबल वेरिएबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए उस एनालिसिस में, तो हम क्वेरी यूज करते हैं और क्वेरी इस जीआईएस में होगा। स्टोर, डेटा को स्टोर करते हैं और इस कैप्चर, ये कैप्चर भी है तो मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन को कैप्चर किया जाता है डिवाइस के थ्रू। तो ये कैप्चर भी होगा बट ये आर्गुमेंट नहीं होगा। आर्गुमेंट का मतलब ये होगा कि मतलब ये एनालिटिकल रूप, ये इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो सकता है। आर्गुमेंट इज नथिंग बट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन मतलब आर्गुमेंट कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। तो ये जो है वो जीआईएस के मेन फंक्शन में ये नहीं आएगा। ये किसी भी डेटा के ऊपर बेस हो जाता है कि जो भी डेटा होगा उसके जो रिजल्ट आए उस पर हम क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये किसी भी डेटा के ऊपर होगा बट ये जो जीआईएस है, जीआईएस में भी ये आर्गुमेंट इसमें मेन फंक्शन नहीं होगा। क्वेरी होगा, स्टोर होगा एंड कैप्चर होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है नॉट होगा, तो नॉट के बेसिस पर ये आर्गुमेंट इसका आंसर सही हो जाएगा। आर्गुमेंट यहाँ आंसर सही होगा। आर्गुमेंट तो है ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। ए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कैप्चर्स, स्टोर, चेक्स, क्वेरीज एंड डिस्प्लेस डेटा रिलेटेड टू पोजीशंस ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के रेफरेंस में जीआईएस क्या करता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के बेसिस पर कैप्चर जो डेटा है उसको कैप्चर करके स्टोर करता है, चेक करता है, क्वेरीज लगाता है एंड डिस्प्ले करता है। तो ये जीआईएस का काम है। 63 नंबर, आइडेंटिफाई द वेरियस थ्योरीज ऑफ फर्टिलिटी ट्रांजिशन। फर्टिलिटी ट्रांजिशन की डिफरेंट थ्योरीज को यहां से आइडेंटिफाई करना है। कार्डवेल थ्योरी ऑफ वेल्थ फ्लो, मतलब वेल्थ फ्लो की थ्योरी कार्डवेल ने दिया था। आइडिएशनल थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, माल्थुसियन थ्योरी एंड एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी। ये 5 थ्योरीज दिए हुए हैं और इसमें से फर्टिलिटी ट्रांजिशन को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्टिलिटी ट्रांजिशन ये कार्डवेल्स की थ्योरी हो जाती है, वेल्थ फ्लो थ्योरी ए हो जाएगा। ए अब यहाँ पर 1, 2 एंड 4 ये दिया हुआ है। थर्ड नंबर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो डेमोग्राफिक, इसको अभी छोड़ते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसको नोटिस्टिन ने 1945 में दिया था। इस डेमोग्राफिक थ्योरी में बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन दोनों के बेसिस पर पॉपुलेशन के शिफ्टिंग को देखा जाता है। तो यहां से सिर्फ फर्टिलिटी की बात हो रही है, फर्टिलिटी ट्रांजिशन, इसमें मोर्टेलिटी भी इंक्लूडेड होता था, इसलिए ये सी नहीं होगा। तो सी कहां से होगा?
अब देखिए सी 4 में भी नहीं, 4 में भी आ रहा है और 1 में भी, तो ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से ओनली ए और बी बचेगा। तो बी यहां से आइडियशनल थ्योरी है, आइडियशनल थ्योरी भी होता है, ये ए और बी फर्टिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि देख करके समझ में शायद किसी किसी समय में नहीं आता है समझ में, तो उस केस में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं और वहां से आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ कार्डवेल की थ्योरी क्लियर है कि फर्टिलिटी ट्रांजिशन से रिलेटेड होगा ही होगा, क्योंकि ये वेल्थ थ्योरी होती थी। दूसरा आइडियशनल थ्योरी, अगर आपने नाम नहीं भी सुना है तो ये थ्योरी मैंने सर्च नहीं किया है कि ये थ्योरी कौन सी थ्योरी थी, बट यहां से निकल के ये फर्टिलिटी वाले में आ जाता है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के केस में मैंने पहले ही बताया कि बर्थ के साथ साथ में उसमें डेथ भी होता है और उसी के बेसिस पर पॉपुलेशन का एक ग्रुप से दूसरे, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्टिंग होती चली जाती है, जिसमें बर्थ और डेथ ये दोनों होता है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये सी और सी यहां भी आ रहा है, तो 1, 3 और 4 ये तीनों एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ ए और बी। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन इसी वजह से सही हो जाएगा। बाकी माल्थुसियन थ्योरी भी है। माल्थुसियन थ्योरी में क्या होता था कि माल्थस ने ये बताया था कि पॉपुलेशन जिस रेट से आगे बढ़ रही है, बट उसके जो रिसोर्सेज हैं वो उस रेट से आगे नहीं बढ़ रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि वार एंड फेमाइन इन सब का भी सामना करना पड़ेगा। तो माल्थस की थ्योरी इस टाइप की थ्योरी थी, ये फर्टिलिटी पर बेस्ड नहीं थी। और एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर बेस्ड थी और इसमें एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड मतलब ये थ्योरी थी, तो इसलिए ये फर्टिलिटी से रिलेटेड तो कोई सा नहीं होगा, ये ए और बी ये हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नाउ ये फर्टिलिटी ट्रांजिशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग इन बर्थ रेट, फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक पैटर्न। इसमें फर्टिलिटी और फैमिली प्लानिंग भी आएंगे। नाउ 64 नंबर क्वेश्चन है यहां से, द मंथली इनकम इन ₹1000 इज गिवन इन द फॉलोइंग 2 डिफरेंट लिविंग अरेंजमेंट्स ऑफ 16 हाउसहोल्ड्स इन 4 क्लस्टर्स। द 2 सिचुएशंस आर गिवन बिलो। 2 सिचुएशन है, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। यहां पर टोटल कितने हैं? 16 हाउसहोल्ड हैं, 16 हाउसहोल्ड्स। ये तो अगर आप ये जो हाउसहोल्ड है वो 4 क्लस्टर्स में डिवाइडेड है, सिचुएशन ए में भी और सिचुएशन बी में भी, और इनके ये मंथली इनकम ये है हाउसहोल्ड के इनकम है। क्लस्टर ए 1 में 4 है, सेकंड में 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो टोटल ये 16 हाउसहोल्ड के ये इनकम है। इसी तरीके से इस पूरे 16 हाउसहोल्ड के सिचुएशन बी में इनकम है, और ये जो 1, 2, 3, 4 है ये स्ट्रेटम ऑब्लिक क्लस्टर है और स्ट्रेटम ऑब्लिक क्लस्टर ये है इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या है कि इन विच सिचुएशन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग वुड बी प्रीफर्ड। इस डेटा को देखते हुए सिचुएशन ए और सिचुएशन बी इन दोनों में ये आइडेंटिफाई करना है कि किस में, मतलब इन दोनों में से किस में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज होगी और किस में क्लस्टर सैंपलिंग यूज होगी। तो ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है। इसको अगर आप कॉन्शियसली इसको रिवाइज कर देखते हैं तो इसको ये मतलब इसमें ऊपर से ये समझ में आ जाता है कि किस सिचुएशन में क्लस्टर सैंपलिंग यूज होगी और किस सिचुएशन में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज होगी। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग किस कंडीशन में, पहले हम स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग किस कंडीशन में यूज होती है कि जहां का पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, मतलब कि जो पॉपुलेशन के जो यूनिट है वो एक दूसरे से हौच पौच हो, इंडिपेंडेंटली डायरेक्टली वहां से सैंपल को सिलेक्ट नहीं किया जा सके, जिससे कि अगर हम डायरेक्ट वहां से सैंपल सिलेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अनबायस्ड रिजल्ट नहीं होगा, वो बायस्ड रिजल्ट होगा। तो इसलिए पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जो उसके पॉपुलेशन के यूनिट हैं उसको अलग अलग स्ट्रेटम में स्टोर कर लिया जाता है, जिसको सब ग्रुप कहा जाता है। अब यहां से और वो विद इन द ग्रुप होमोजीनियस होते हैं। तो यहां पर अगर हम इन दोनों ग्रुप की बात करें, ये क्लस्टर 1 क्लस्टर या स्ट्रेटम ये दोनों है, और यहाँ भी क्लस्टर और स्ट्रेटम ये दोनों है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ भी है और 1, 2, 3, 4 यहाँ भी है। इस फर्स्ट क्लस्टर में अगर हम देखें तो 5, 6, 8, 4 ये लगभग ये होमोजीनियस दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकम अगर ग्रुप है, इनकम मतलब इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी आइडेंटिकल हो सकती है जिससे कि ये समझ में आए कि ये होमोजीनियस ग्रुप है।
क्लस्टर 1 में, मतलब कि जिस किसी बंदे की इनकम 5 रुपीज है, दूसरे की 4 है, तो ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं है विद इन द ग्रुप। सेकेंड क्लस्टर है जो या स्ट्रेटम है, उसमें भी जो मंथली इनकम है वो 20, 25, 15, 30 इस तरीके से है, 20, 15, 25, 30 ये, तो ये भी एक होमोजीनियस ग्रुप है। 3 में 55, 60, 50, 45 ये भी ग्रुप जो है ये भी एक होमोजीनियस ग्रुप को बिल्ड कर रहा है। और ये फोर्थ जो स्ट्रेटम है या क्लस्टर कह सकते हैं, इसमें जो मंथली इनकम है हाउसहोल्ड की 95, 80, 75 ये 45, तो ये जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं से होमोजीनियस को कवर कर रहा है, इसलिए इसमें से डायरेक्ट हमें क्लस्टर सैंपलिंग नहीं करनी होगी, यहां से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हम कर सकते हैं। अब जो दो सैंपलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, तो दोनों सैंपलिंग के बेसिस पर अगर हमें सैंपलिंग करनी हो तो सबसे पहले हम क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं और क्लस्टर सैंपलिंग के बाद ही स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का यूनिट है वो यूनिट तो लगभग होमोजीनियस है, इस वजह से हम यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर लेंगे। और जो सिचुएशन बी है, इस सिचुएशन बी में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो क्लस्टर 1 है, इस क्लस्टर 1 में किसी एक हाउसहोल्ड की इनकम 5 है, दूसरे की 20 है, तीसरे की 55 है, 95 है, मतलब ये एक ह्यूज वेरिएशन है। दूसरे में भी ह्यूज वेरिएशन है, तीसरे में भी ह्यूज वेरिएशन है और चौथे में भी ह्यूज वेरिएशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां से हम अगर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इसमें से यूज कर लेंगे तो इंफॉर्मेशन सही नहीं देगा, इसलिए हमें सबसे पहले इसकी क्लस्टरिंग करनी होगी और क्लस्टर करने के बाद ही स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग उसमें हम यूज करेंगे। तो जो सिचुएशन बी है, इस सिचुएशन बी में क्लस्टर सैंपलिंग पहले होगा और बाद में इसी में फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या किसी दूसरी सैंपलिंग को हम यूज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इसमें कौन सा सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग में से कौन सी सैंपलिंग को इसमें प्रीफर किया जाएगा, तो सिचुएशन ए में कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, और सिचुएशन बी में क्लस्टर सैंपलिंग। आपको ये ऐसे समझ में आ गया होगा। सिचुएशन ए क्लस्टर ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग ये ऐसे दिया हुआ है। इसमें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इन सिचुएशन ए एंड क्लस्टर सैंपलिंग इन सिचुएशन बी। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ये तो नहीं होगा, स्ट्रेटिफाइड इसमें लिखा हुआ है, मतलब स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर, तो ए और बी, इसमें आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पर बेस्ड मैंने पहले वीडियो किया हुआ है, उसके मैंने जो एग्जाम्पल लेकर के मैंने उस जगह पर समझाया था, वही जो एग्जाम्पल है मैंने यहां पर लिया हुआ है। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दूंगा, सिर्फ यही है, उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये लेक्चर था, उस लेक्चर को आप लगभग 20-25 मिनट्स का ये लेक्चर है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिटेल में। इसका छोटा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कुछ इस तरीके के पॉपुलेशन है, मतलब यूनिट पॉपुलेशन यूनिट है जो कि हॉच पॉच है, जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहां से अगर हम सैंपल सिलेक्ट करें, इस पॉपुलेशन से डायरेक्ट अगर सैंपल सिलेक्ट करें तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस ग्रुप से कौन से जो यूनिट है वो निकल के आएगा। तो ये एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। तो इस हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस बनाने के लिए इसके पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर इसको अलग अलग मतलब स्ट्रेटम में इसको सेट किया जाएगा। तो स्ट्रेटम क्या कहलाता है, एक सब ग्रुप इस पॉपुलेशन का जो कि इंटरनली ये होमोजीनियस फॉर्म करते हैं, तो ये टोटल स्ट्रेटा कहलाएगा। और स्ट्रेटा के बेसिस पर ये जो यूनिट है, ये यूनिट ये इसकी एक अलग यूनिट बन गई, ये स्ट्रेटा बन गया। इसके अलावा जो दूसरा जो दिख रहा है ये अलग यूनिट बन जाएगी, तीसरा अलग बन जाएगा ये, और चौथा। और इसके बाद जब अब आप देख रहे हैं कि एक अरेंज वे में ये स्ट्रेटा में सैंपल जो पॉपुलेशन के यूनिट है वो दिख रहे हैं। अब यहां से इस ग्रुप से आप सैंपल कर लीजिए, इस ग्रुप से सैंपलिंग कर लीजिए, इस ग्रुप से सैंपलिंग, इस ग्रुप से सैंपलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को इस तरीके से की जाती है स्टेप वाइज। अब सैंपल को सिलेक्ट करने के 4 मेथड हो सकते हैं, होते हैं, उस चारों में से आप कोई सा भी मेथड पर्टिकुलर बेसिस पर यूज कर लीजिए और यहां से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, which among the following are included in the intermediate variables determining fertility as proposed by Davis and Black? डेविस एंड ब्लैक ने जो इंटरमीडिएट वेरिएबल डिटरमाइन किया था, जिसको 1956 में इन्होंने दिया था, उसमें से जो भी उन्होंने वेरिएबल डिफाइन किए थे उसमें से
कौन से इसमें है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। 5 दिए हुए हैं, आपको उस 5 में से 3 को चूज करना है, मतलब 2 इसमें से नहीं होगा। एज ऑफ एंट्री इनटू यूनियन, वॉलंटरी ऑफ एब्स्टिनेंस, सेक्स कंपोजिशन ऑफ प्रीवियस चिल्ड्रेन, यूज ऑफ कंट्रासेप्शन एंड डेथ ऑफ द इन्फेंट, ये 5 दिए हुए हैं। तो ऐसे अगर तुक्का लगाएंगे तो क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जो डेविस एंड ब्लैक ने इंटरमीडिएट वेरिएबल डिफाइन किए थे वो टोटल कितने थे, कितने ग्रुप में उन्होंने दिया था। तो जो डेविस एंड ब्लैक ने इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क ये डिफाइन किया था 1956 में, उन्होंने उसमें 3 कैटेगरीज को लिया था और उस 3 कैटेगरीज के अंडर में टोटल 11 फैक्टर्स को डिफाइन किया था और उसी 11 फैक्टर्स के अंदर से ये 3 यहाँ पर मिल जाएंगे, बाकी 2 इसमें आंसर नहीं होंगे। तो पहले जो उन्होंने जो डिफाइन किया था उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर यहां से आंसर निकाल लेंगे। टोटल 11 होते थे। इसको कैटेगरी वाइज अगर उन्होंने देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट था इंटरकोर्स वेरिएबल, दूसरा था कंसेप्शन एंड तीसरा था जेस्टेशन वेरिएबल। 3 तो जो इंटरकोर्स वेरिएबल है उसमें टोटल 6 फैक्टर्स को लिया था, कंसेप्शन वेरिएबल है उसमें 3 फैक्टर्स को लिया था और जेस्टेशन वेरिएबल है उसमें 2 फैक्टर्स को लिया था। तो 6 यहाँ पर 3 यहाँ, 6 and 3 9 and 9 + 2 11, टोटल 11 टाइप के इंटरमीडिएट वेरिएबल को 1956 में डेविस एंड ब्लैक ने डिफाइन किया था। तो जो इंटरकोर्स वेरिएबल है, एज एट एंट्री इनटू सेक्सुअल यूनियन, परमानेंट सेलिबेसी, टाइम स्पेंट आफ्टर और बिटवीन यूनियंस, वॉलंटरी एब्स्टिनेंस, इनवॉलंटरी एब्स्टिनेंस एंड कोइटल फ्रीक्वेंसी, ये 6 टाइप के जो वेरिएबल्स थे वो इंटरकोर्स वेरिएबल में थे। जो फैक्टर्स थे वो इंटरकोर्स वेरिएबल में, या इसको इस कैटेगरी भी कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में इन ऊपर के 6 फैक्टर्स को रखा। कंसेप्शन वेरिएबल में फेकंडिटी एंड इनफेकंडिटी को रखा, यूज और नॉन यूज ऑफ कंट्रासेप्शन एंड फेकंडिटी एंड इनफेकंडिटी एज अफेक्टेड बाय वॉलंटरी कॉजेज, जिसको स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये 3 को इसमें इस ग्रुप में रखा कंसेप्शन वेरिएबल में, और लास्ट में जेस्टेशन वेरिएबल रखा। जेस्टेशन में फेटल मोर्टेलिटी फ्रॉम इनवॉलंटरी केसेस एंड फेटल मोर्टेलिटी फ्रॉम वॉलंटरी केसेस, ये 2 केसेस को इसमें रखा जेस्टेशन वेरिएबल में, और जो कि इंटरमीडिएट वेरिएबल ये कहलाए ये टोटल 11 मिलकर के। अब यहाँ देखते हैं कि एज ऑफ एंट्री इनटू यूनियन, ये इंटरकोर्स वेरिएबल है, यहाँ पर फर्स्ट में ही है ए फर्स्ट में और थर्ड में यहाँ मिल रहा है, सेकेंड और फोर्थ में ऑप्शन ये नहीं है, मतलब ये सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब बी यहां भी है और सी डी ये है, मतलब ई नहीं है, तो ई ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा इस ऑप्शन में। अब देखते हैं कि जो वॉलंटरी एब्स्टिनेंस ये बी भी हो जाएगा यहां से, और सेक्स कंपोजिशन ऑफ प्रीवियस चिल्ड्रेन, ये प्रीवियस चिल्ड्रेन यहां से तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होगा, क्योंकि इस जो सेकंड जो वेरिएबल है कॉन्सेप्शन वेरिएबल, इसमें यूज और नॉन यूज ऑफ कंट्रासेप्शन ये है। तो ए बी एंड डी, ये सी भी इसमें नहीं होगा, तो ए बी डी कहां है, थर्ड ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये इस तरीके से क्वेश्चन है कि जब तक ये टोटल 11 वेरिएबल्स आपको याद नहीं रहेंगे, यहां से क्वेश्चन इसके आंसर को आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको आपको याद रखना जरूरी होगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन में ये इसका आंसर हो जाता है थर्ड नंबर ऑप्शन, इसका सही हो जाता है ए बी एंड डी, एज एंट्री इनटू यूनियन, एंड बी वॉलंटरी एब्स्टिनेंस, एंड डी यूज ऑफ कंट्रासेप्शन, बी एंड सी। तो इस सेशन में टोटल आपने 5 क्वेश्चंस देखा 61 से 65 तक, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया उसको नोट कर दिया होगा आपने। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।